ओके, तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है 1707 से। 1707 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, आप सबको पता ही होगा, दैट इज़ डेथ ऑफ औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और इसी घटना के बाद जो मुग़ल्स है उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो लेटर मुग़ल जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं। तो बेसिकली मॉडर्न इंडिया को हम लोग ओवरऑल इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। 1707 से लेकर 1857 तक ये पहला सीज़न है, और 1857 से लेकर 1947 तक दूसरा सीज़न है। इस वाले सीज़न को हम लोग बोलते हैं कंपनी रूल, एंड 1857 से लेकर 1947 तक वी कॉल इट द क्राउन रूल। तो कंपनी रूल के टाइम पे हमारे पास सीज़न 1 में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले तो लेटर मुगल्स हैं, उसके बाद वी हैव द यूरोपियन पावर्स लाइक पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच। और उसके बाद 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, और उसके बाद दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, तो वो तो हमें बाद में समझना है। पहले आज हम क्विकली रिवाइज करते हैं लेटर मुगल्स के बारे में। ओके, सो मुगल्स की कहानी स्टार्ट होती है बाबर के साथ। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। तो बाबर वॉज लिविंग समवेयर हेयर, यहाँ पे समवेयर हेयर इन काबुल, और दिल्ली में उस टाइम इब्राहिम लोदी होते हैं। तो दोनों यहाँ समवेयर हेयर पानीपत में मिलते हैं, और पानीपत में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बाबर जीत जाते हैं, और यहाँ से मुग़ल एम्पायर इन इंडिया की शुरुआत होती है। तो बाबर वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। लेकिन बाबर ने ज़्यादा एरिया को कैप्चर नहीं करा था, दिल्ली के आसपास के एरिया को ही बाबर सिर्फ कैप्चर कर पाए थे। और बाबर 1530 में ही डाइड, और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं, वो उन्होंने रूल करा लगभग 1556 तक। इनके बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बीच में सू डायनेस्टी आए, लेकिन अभी ये हमें नहीं पढ़ना, ये मिडिवल इंडिया का पार्ट है। देन 1556 से शुरुआत होती है अकबर की। सो अकबर इज़ द सन ऑफ हुमायूं, और यहाँ से अकबर का रूल जो है काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी एक्सपैंड होता है मुग़ल एम्पायर। तो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से अकबर का जो रूल है बहुत सक्सेसफुल हो पाता है। जैसे अकबर की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशन। अकबर ने मुग़ल एम्पायर को खूब एक्सपैंड किया, मिलिट्री की मदद से एक्सपैंड किया। उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। फॉर एग्ज़ाम्पल मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये फॉलो करते थे, जो कि बहुत ही बेस्ट साबित हुआ। इसके अलावा अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में भी हमें पता है कि ही वॉज रिलीजियसली कितने टॉलरेंट थे वो, जिसकी वजह से अकबर का जो एम्पायर था, अकबर के अंडर जो मुग़ल एम्पायर था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। देन 1605 में अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर जो है वो एम्परर बनते हैं, और 1627 तक जहांगीर का रूल होता है। 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां मुग़ल एम्परर होते हैं। अब शाहजहां जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन में बहुत मन लगता है, ही लव्स कंस्ट्रक्शन। तो इनके अंडर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे रेड फोर्ट, जैसे कि ताजमहल। तो इस वजह से क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन, तो क्योंकि पैसा बहुत आ चुका है अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे खूब रेवेन्यू कमा चुका है मुग़ल एम्पायर, और जो शाहजहां है, शाहजहां के पास खूब सारा पैसा है, तो वो उसको कंस्ट्रक्शन में लगा देते हैं। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर शाहजहां के टाइम पे बनता है, जिसकी वजह से बहुत खर्चा उठाता है मुग़ल एम्पायर का ट्रेजरी, जिसकी वजह से इकनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और 1658 में जब औरंगज़ेब, जो कि शाहजहां के बेटे होते हैं, जब वो मुग़ल एम्परर बनते हैं, तो वो देखते हैं कि जो ट्रेजरी है वो ऑलमोस्ट खाली है। तो यहीं से ही हम मान के चलते हैं कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार औरंगज़ेब को भी हम लुक आफ्टर कर लेते हैं।
तो औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब मुग़ल एम्परर होते हैं। ये लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्परर्स में से आते हैं। इसके बाद इनके जितने भी सक्सेसर्स हैं वो सारे वीक सक्सेसर्स हैं, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर सिर्फ और सिर्फ उसका डिक्लाइन ही होगा। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में पूरे के पूरे मुग़ल एम्पायर का टेरिटोरियल क्लाइमैक्स था। टेरिटोरियल क्लाइमैक्स का मतलब है कि जितना एरिया औरंगज़ेब के अंडर था, इतना इनफैक्ट अकबर के भी टाइम पे नहीं था। तो औरंगज़ेब ने काफ़ी इंडिया में भी, नीचे साउथ इंडिया में भी काफ़ी पेनिट्रेट किया था। इनफैक्ट काबुल एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज़ जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो मुग़ल एम्पायर के अंडर आते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जितना एरिया बड़ा लग रहा है, ये सिर्फ दिखने में लग रहा है, अंदर से जो मुग़ल एम्पायर था वो पूरा खोखला हो चुका था। इकनॉमी पूरी की पूरी डिक्लाइन थी। इसका बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे कि शाहजहाँ का कंस्ट्रक्शन, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे ये जो मनसबदार्स का नंबर काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से जागीरदारी क्राइसिस, एक सिचुएशन कॉज हुई थी जिसे कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लग गई। इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम आने लगी इन्फ्लेटेड जागीर की। इन्फ्लेटेड जागीर होता है, जो जागीरदार होते थे उनको बोला जाता था कि आप वो जागीर ले लो, वहाँ पे इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। बट एक्चुअली में जब वो जागीरदार जो थे उस जागीर में जाते थे तो उनको पता लगता था कि अरे ये सब तो धोखा है, तो इसको इन्फ्लेटेड जागीर भी बोलते हैं। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो था, उसकी जो इकनॉमी थी, टेरिटोरियल क्लाइमैक्स के बावजूद भी जो इकनॉमी थी वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी, खोखला हो चुका था मुग़ल एम्पायर अंदर से। इसके अलावा औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अगेंस्ट बहुत सारे जो हिंदू ग्रुप्स थे, जैसे कि जाट्स या सिख या राजपूत। वो औरंगज़ेब के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी रिलीजन को लेकर वो बहुत ही बेकार थी। इसके अलावा उनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, उसने भी जो बची कुची कसर थी वो पूरी कर दी। यहाँ पे मराठास ने, शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने भी इनको कड़ी टक्कर दी, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा एरिया, मुग़ल एम्पायर का जो इतना बड़ा एरिया दिखने में लग रहा है, वो अंदर ही अंदर खोखला होता गया, जिसने मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की फाउंडेशन सेट कर दी। तो इसके बाद औरंगज़ेब के बाद 1707 में जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है, तो वहाँ से उनके बेटे रूल करने शुरू कर देते हैं, और यहाँ से ही मुग़ल एम्पायर अब बिल्कुल ही डिक्लाइन होने लग जाता है। तो एक एक करके अब हम उन वीक सक्सेसर्स के बारे में भी जानते हैं। ओके, तो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद उनके जो सबसे बड़े बेटे होते हैं बहादुर शाह, वो नेक्स्ट मुग़ल एम्परर बनते हैं। लेकिन वो लगभग 65 ईयर्स के होते हैं जब वो मुग़ल एम्परर बनते हैं। तो उनको वो बहुत ज़्यादा इतना उनको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इतना कोई शौक़ नहीं होता है, इसीलिए उनको इग्नोरेंट किंग भी बोला जाता है। शाह बेखबर का टाइटल दिया गया है उनको। उसके बाद 1712 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ही डाइड। और उसके बाद नेक्स्ट जो मुग़ल एम्परर बनते हैं वो है जहांगीर शाह। सिर्फ 1 साल तक ही ये मुग़ल एम्परर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान। बेसिकली उस टाइम नोबल्स अब काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, और नोबल्स के अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे ईरानी पार्टी, ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप। तो जुल्फ़िकार खान जो है वो ईरानी ग्रुप के मेंबर होते हैं, और इन्हीं की मदद से जहांगीर शाह जो है वो मुग़ल एम्परर बनते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि नोबल जो है धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे हैं, और नोबल्स की जिनकी मर्ज़ी होगी मुग़ल एम्परर बनाने की, वो लिटरली उनको बनाएंगे। और अगर उनका मन नहीं करा कि इसको ये अच्छा, उनको लग रहा है कि ये जम नहीं रही इस रूलर के साथ बात, तो उसको उठा के एक दूसरे पपेट रूलर को वो बिठा देते हैं। तो यहाँ पे जुल्फ़िकार खान की मदद से जहांगीर शाह बन जाते हैं मुग़ल एम्परर। और उसके बाद वो इकनॉमी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जज़िया को एबॉलिश कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि इन्होंने एक
बहुत ही बेकार सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है जिसे कहते हैं इजारा सिस्टम, जिसको रेवेन्यू फार्मिंग भी कहते हैं। बेसिकली इसमें बिडिंग होती थी। फॉर एग्जांपल अगर ये लैंड है तो इस लैंड में बहुत सारे जो थे क्या कहते हैं टेंडर निकलता था, तो बहुत सारे जो लोग आते थे वो बोलते थे कि मान लीजिए इस लैंड में से हम लोग आपको 10 लाख रुपए निकाल के देंगे, तो कोई और बोलता है कि हम आपको 15 लाख रुपए निकाल के देंगे। समबडी एल्स वो कह रहे हैं कि हम आपको 8 लाख रुपए निकाल के देंगे। मान लीजिए इस ज़मीन की जो पोटेंशियल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाख निकल सकता है, लेकिन अब ये टेंडर किसको मिलेगा यहाँ से रेवेन्यू निकालने का? ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड देगा। तो अब आप देखिए इस लैंड की पोटेंशियल तो 10 लाख का रेवेन्यू है, लेकिन उस बिडर ने बोला कि मैं 15 लाख का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूँ इस लैंड से। तो अब होगा क्या, यहाँ के जो फार्मर्स है ये उनके ऊपर अत्याचार करने लग जाएंगे, उनके ऊपर मारपीट करने लग जाएंगे। तो बेसिकली दिस इजारा सिस्टम वॉज अ फेलियर। उसके बाद नेक्स्ट जो मुग़ल एम्परर है दैट इज़ फ़र्रुखसियार। तो फ़र्रुखसियार भी नोबल्स की मदद से ही रूलर बनते हैं। इनके 2 भाई होते हैं, उनको सईद ब्रदर्स बोलते हैं, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। इन दोनों की मदद से जो फ़र्रुखसियार है वो रूलर बनते हैं। अब उन्होंने अपनी मदद से इनको रूलर बनाया, तो बदले में क्या मिला? अब्दुल्ला खान को इन्होंने वज़ीर बना दिया एंड हुसैन अली खान को इन्होंने मीर बख्शी बना दिया। इन्हीं के टाइम पे सिख लीडर बंदा बहादुर जी की भी ये उनको भी किल कर देते हैं। एंड देन 1719 में फ़र्रुखसियार के बाद फ़र्रुखसियार वॉज किल्ड बाय सईद ब्रदर्स। यही सईद ब्रदर्स फ़र्रुखसियार को किल भी कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला नोबल्स काफ़ी पावरफुल होते जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पपेट चाहते हैं मुग़ल एम्परर के नाम पे और जिसको वो अपने हिसाब से यूज़ करे। तो फ़र्रुखसियार जब तक उनकी मदद कर रहा था तब तक तो रूलर बनाया, और जैसे ही उनको लगा कि अब फ़र्रुखसियार और हमारे में बन नहीं रही तो फ़र्रुखसियार को किल कर दिया उन्होंने। और उसके बाद कुछ टाइम तक रफ़ी-उद-दजारत एंड रफ़ी-उद-दौला ये कुछ महीनों के लिए ही बने, बट फाइनली जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक मुग़ल एम्परर बने इसके बाद ही वॉज मोहम्मद शाह रंगीला MSR। और इन्होंने इनका जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा है, बट कोई इतना ख़तरनाक इम्पैक्ट नहीं होता इनका भी। बेसिकली ही वॉज अ प्लेजर सीकिंग यूथ। इनको इतना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कोई शौक़ वगैरह नहीं था, ये अपनी मस्ती में रहते थे। इनको डांस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद था और उसी दुनिया में जीते थे। और इनके टाइम पीरियड में तो मुग़ल एम्पायर में बहुत सारी परेशानियाँ आइए चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला आ जाते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, मैंने जैसे कि कहा, वो एक प्लेजर सीकिंग यंग मैन होते हैं। उनको ज़्यादा मौज मस्ती, डांस, पोइट्री इन्हीं सब का शौक़ होता है। इनके टाइम पे काफ़ी आर्ट एंड एस्थेटिक्स इंक्रीज़ हुए, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज डेवलप हुई। इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को अपना कोर्ट लैंग्वेज भी बनाया। और इन्हीं के टाइम पे सईद ब्रदर्स जो थे वो भी दे वर किल्ड। कैसे किल हुए? क्योंकि सईद ब्रदर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा था, तो ऑब्वियसली जो बाकी के ग्रुप्स हैं जैसे कि तुरानी ग्रुप्स, वो भी उनके अंदर जेलसी बढ़ने लग गई। तो निज़ामुल मुल्क जो कि एक तुरानी ग्रुप के मेंबर थे, और सादत खान, इनके अंदर दे वर जेलस ऑफ सईद ब्रदर्स। तो दे स्टार्टेड टेलिंग मोहम्मद शाह रंगीला कि जो सईद ब्रदर्स है उनके इंटेंशंस आर नॉट गुड। तो यहाँ से निज़ामुल मुल्क और सादत खान की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला मेड सईद ब्रदर्स किल्ड। तो सईद ब्रदर्स का चैप्टर इज़ क्लोज्ड। अब निज़ामुल मुल्क ने हेल्प करा है मोहम्मद शाह रंगीला को टू किल सईद ब्रदर्स। तो निज़ामुल मुल्क बिकेम द वज़ीर। तो निज़ामुल मुल्क को एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्ञान था। तो निज़ामुल मुल्क he wanted to do good in administration for the मुग़ल एम्पायर। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला अपने डांस एंड म्यूज़िक में ही बिज़ी रहते थे। तो निज़ामुल मुल्क परेशान हो गए मोहम्मद शाह रंगीला से, और एक दिन ही वेंट बैक टू हैदराबाद। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेशन अब
उनके अंडर आ गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात पता चली तो ऑब्वियसली उनको ये बात पसंद नहीं हुई, तो उन्होंने मुगल्स वर्सेस निज़ाम उल मुल्क हुआ। इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ सक्करखेड़ा, और ऑब्वियसली बैटल ऑफ सक्करखेड़ा में कौन जीता होगा? निज़ाम उल मुल्क जीत गए। तो निज़ाम उल मुल्क को बोला गया कि ठीक है, उनको टाइटल दिया गया आसफ जा का, कि ही गेव अ न्यू टाइटल वाज गिवन टू हिम ऑफ आसफ जा, और इनको बोला ठीक है, हैदराबाद एक वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट है। इट्स अ वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि वैसे तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब भी हमें आर्मी की ज़रूरत होगी, दिल्ली को आर्मी की ज़रूरत होगी, तो आपको हैदराबाद को भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला श्योर। अब यहाँ हमारे सादत खान, उन्होंने बोला हम भी कैसे पीछे हटे। तो सादत खान को भी मोहम्मद शाह रंगीला अवध की जागीर दे देते हैं। सो समवेयर हियर इज़ अवध। तो अवध वॉज गिवन टू सादत खान। तो अवध मिल गया सादत खान को, हैदराबाद मिल गया हैदराबाद मिल गया आसफ जा, निज़ाम उल मुल्क को। इसके अलावा समवेयर हियर यहाँ पे राजपूत्स भी अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। देन यहाँ पे मराठास पूरा फैल रहे हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया से लेकर अटक से कटक तक मराठास आर कन्क्वेरिंग। देन यहाँ पर इट इज़ मैसूर भी एक इंडिपेंडेंट ही स्टेट है। एंड देन यहाँ पे इट्स त्रावणकोर। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो स्टेट्स है, मैक्सिमम जो एरिया है मुग़ल एम्पायर का, वो तो फ्रेगमेंट होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और अब यहीं से ही और भी, अब ये तो मुसीबतें हैं ही, लेकिन ऐसे कहते हैं जब एक मुसीबत आती है तो और भी मुसीबतें आती हैं। तो ये मुसीबत तो कुछ नहीं थी, अब तो इसके ये तो थी ही कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी हमारी, जो इंटरनल पॉलिटी थी वो फ्रेगमेंट होती जा रही थी। बट साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम आ गई जो कि है फॉरेन इन्वेजन। यस, इसी टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही मुग़ल एम्पायर जो इंडिया है वो काफ़ी फॉरेन इन्वेजन्स को भी सफ़र करता है। तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। सो इंटरनल पॉलिटी तो हमारी फ्रेगमेंट हो ही चुकी थी, और अब बाहर से भी आक्रमणकारी हमारे देश में आक्रमण करने के लिए आ गए। उनमें से पहले थे नादिर शाह, जो कि 1739 में मुग़ल एम्पायर को लूटने के लिए आए थे। बेसिकली वो पर्शियन एम्पायर अपना एक्सपैंड करना चाहते थे, और उनको नहीं पता था, उनको लगता था कि मुग़ल एम्पायर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, द माइटी मुग़ल एम्पायर। बट उनके पास खोने को कुछ नहीं था, तो वो इंडिया आ गए लूटने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि मुग़ल्स अपने आप को, द माइटी मुग़ल्स अपने आप को मतलब पर्शियन एम्पायर से बचा नहीं पाए, तो उनको तो लगा कि वाओ, हमें तो लाइक सोने की चिड़िया मिल गई। तो यहाँ पे दिल्ली के पास में ही हरियाणा में समवेयर इट इज़ करनाल, अ प्लेस कॉल्ड करनाल, जहाँ पे एक बैटल होती है, बैटल ऑफ करनाल, जिसमें नादिर शाह जीत जाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला सादत खान को बुलाते हैं मदद के लिए, और निज़ाम उल मुल्क को भी बुलाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नादिर शाह ही जीत जाते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है उनको एज अ प्रिजन ले लिया जाता है। कोहिनूर डायमंड हमारा चुरा लिया जाता है, बहुत सारी लूटपाट मचती है पूरे दिल्ली में। पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ लिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ऑफिशियल ट्रेजरी में से ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए लूट के चला जाता है नादिर शाह। तो देखिए, जब मुसीबत आती है तो हर डायरेक्शन से आती है। अब अगले मुग़ल एम्परर है अहमद शाह बहादुर। 1748 से लेकर 1754 तक ये मुग़ल एम्परर होते हैं, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे होते हैं। बट नाम बहादुर रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ द सन ऑफ उदम भाई। उदम भाई अपने आप को टाइटल देती है किबलाए आलम। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था मोहम्मद शाह रंगीला का मिजाज कितना रंगीला था, और वो डांस म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा उसी में ही मशगूल रहते थे। तो उदम भाई भी डांसर वुमेन थी उनके मुग़ल कोर्ट में, और उन्हीं के ही बेटे थे अहमद शाह बहादुर।
तो जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर बन गए मुग़ल एम्परर, तो ये इनको भी कोई इतना टेम्परामेंट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो अपनी मम्मी के साथ मिलके, उधम भाई के साथ मिलके ये रूल करते थे। लेकिन उधम भाई एक बहुत ही लो इंटेलेक्ट वुमेन थी, उनको भी बस नाचना गाना यही सब पसंद था, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का उनको कोई भी इल्म नहीं था। तो ये आप क्या ही इनसे उम्मीद रखेंगे कि इतने माइटी मुग़ल एम्पायर को ये संभालेंगे। तो कुछ वही जो होना था वही हुआ। एंड देन इसी टाइम पीरियड में नादिर शाह तो थे ही, नादिर शाह ने तो जो प्लंडर किया वो था ही। उसके बाद नादिर शाह के बाद एक और इन्वेडर आए जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी लगभग 1748 से लेकर 1767 तक लगभग 8 बार अटैक किया है। और फाइनली क्योंकि अहमद शाह बहादुर एंड उधम भाई मिलके भी कुछ नहीं कर पाए, तो फाइनली इनको जो अहमद शाह अब्दाली है उसने पंजाब और मुल्तान का एरिया मांग लिया, जो कि इनको देना पड़ा। तो पंजाब एंड मुल्तान का एरिया भी गया, नीचे वाला एरिया तो ऑलरेडी बट गया था, अब पंजाब एंड मुल्तान भी हाथ से गया। यहाँ पर इमाद उल मुल्क जो था वो वज़ीर था उस टाइम मुग़ल एम्पायर का। याद है, इमाद उल मुल्क वही है, बेसिकली निज़ाम उल मुल्क के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अहमद शाह बहादुर को ब्लाइंड कर दिया, ही ब्लाइंडेड हिम। तो यहाँ से इनकी भी कहानी ख़त्म होती है। एंड देन 1754 में एक न्यू एम्परर आ जाते हैं जिनका नाम है आलमगीर सेकंड। एंड आलमगीर सेकंड की भी अपनी कहानी है, तो आइए पहले आलमगीर सेकंड के बारे में भी 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो 1754 से लेकर 1759 तक आलमगीर सेकंड का रूल होता है, लेकिन इनका रूल भी कुछ खास नहीं होता है, बिल्कुल बेकार होता है। तो इमाद उल मुल्क जो कि वज़ीर होता है वो आलमगीर सेकंड को किल करवा देता है, ही किल हिम। और दिल्ली के पास में ही एक एरिया है, उसको बोलते हैं रोहिलखंड एरिया। यहाँ पर अफ़गान्स का रूल हुआ करता था। उनमें से एक अफ़गान था नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला को जो अहमद शाह अब्दाली है वो मीर बख्शी बना देते हैं, और यहाँ से कहानी ख़त्म होती है आलमगीर सेकंड की भी। तो आलमगीर सेकंड भी 1759 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर 1759 से लेकर 1761 ईयर तक न्यू रूलर शाहजहाँ सेकंड रूल करते हैं। तो शाहजहाँ सेकंड के बाद शाह आलम आते हैं, और शाह आलम सेकंड लगभग 46 ईयर्स तक रूल करते हैं। तो शाह आलम सेकंड के टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो पहले हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अब शाह आलम सेकंड, पहले तो शाह आलम सेकंड एक फ्यूजिटिव होते हैं, भगोड़े रूलर होते हैं। जैसे भागते रहते हैं, इनको डर लगता है कि कोई मुझे भी ना मार दे, जैसे मेरे पुराने जो किंग्स थे उनको मार दिया गया था, तो कहीं मुझे भी ना मार दे, तो ये इस चक्कर में भागते ही रहते थे। इनके ही टाइम में बैटल ऑफ बक्सर हुआ अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, जिसमें ऑब्वियसली अंग्रेज़ जीत गए। और शाह आलम के बाद 1806 से लेकर 1837 तक अकबर शाह सेकंड रूलर बने, मुग़ल एम्परर बने, और इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। और उसके बाद जो लास्ट एम्परर थे मुग़ल एम्पायर के, वो थे फ्रॉम 1837 से लेकर 1857 तक, इट वाज बहादुर शाह सेकंड। और जो ये लेटर मुग़ल्स थे ये तो पेंशन पे रहते थे, इनको ब्रिटिश सरकार जो थी वो पेंशन भेजा करती थी, और उसी पे इनका सारा कटता था। तो कहाँ ग्रेट माइटी मुग़ल एम्पायर से कहाँ पेंशनर्स मुग़ल एम्परर, कौन बिलीव करेगा। तो बहुत सारे कारण रहे हैं डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, तो एक एक करके हम उनको भी डिस्कस करते हैं, एंड देन विल कंक्लूड द लेक्चर। ओके, तो जल्दी से फटाफट से हम लोग रीज़न जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन किन किन कारणों की वजह से हुआ। तो वन ऑफ द कारण इज़ वीक लीडरशिप। जो लेटर मुग़ल्स थे उनका लीडरशिप कुछ भी नहीं था, वो नाच गाने में मग्न रहते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई महत्व नहीं पता था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं था।
तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था। जैसे ही कोई एम्परर की मृत्यु हो जाती थी तो उनके बेटों में झगड़ा हो जाता था और झगड़ों में ही 2-3 साल लग जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी और जो एम्पायर था वो अंदर ही अंदर से कमज़ोर होता जा रहा था। अच्छा, नोबल्स में भी गुट बने हुए थे, फैक्शंस बने हुए थे और हर एक नोबल का जो ग्रुप था अलग अलग, जैसे तुरानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप, वो हर कोई ग्रुप ने अपना अपना एक पपेट रूलर को समझा हुआ था और हर कोई अपने हिसाब से रूलर को बनाना चाहता था, क्योंकि हर कोई अपना सेल्फिश मोटिव को ही फुलफ़िल करना चाहता था। तो देयर वर ग्रुप्स, फैक्शन इन द नोबल्स। इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वेजन्स, नादिर शाह, दुरानी इन्वेजन, तो इनकी वजह से भी बहुत दिक्कतें हुई। एंड येस, रीजनल एस्पिरेशन, छोटे छोटे जो रीजन्स थे वो ग्रो करना चाहते थे क्योंकि सेंटर पावरफुल नहीं था और हर कोई जो भी एम्बिशियस जो लीडर्स थे वो अपना रीजन को एक्सपैंड करना चाहते थे और मुग़ल एम्पायर से फ्रेगमेंट होना चाहते थे। इसके अलावा शुरुआत तो हमें पता ही है शाहजहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी, शाहजहाँ औरंगज़ेब से। तो यही सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से वन ऑफ द माइटीएस्ट एम्पायर्स जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन पे आ गया। तो यहाँ पर हमारा लेटर मुगल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिवीजन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।